नमस्कार साथियों, नंद सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा जो सेशन है, ठीक है, ये लेके आ रहे हैं हम लोग इतिहास पे। इतिहास का यह हमारा पहला वीडियो है और ऐसे ही आपको आगे की वीडियो जो है वो आपको सीरीज़ वाइज में देखने को मिलेगा। एज अ डेमो वीडियो है कि हमारा जो कंटेंट है वो किस लेवल का रहेगा करके। खास तौर पे ये किसके लिए उपयोगी है? जेआरएफ के लिए उपयोगी है, जो यूजीसी नेट देते हैं। ये साल में 2 बार होता है, इसके बारे में डिटेल अभी बात करेंगे। ये एक अलग वीडियो लेके आएंगे कि यूजीसी नेट और सेट ये कैसे निकाले, लेकिन निकालने के तरीके तो हम बताएंगे ही, साथ ही आपको अभी इतिहास सब्जेक्ट में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये साल में 2 बार होता है। अभी हाल ही में इसका जो पेपर है, अभी तो 25 तारीख को ही पेपर है, 25 जून को, और अगले बार दिसंबर 26 में भी होगा, ठीक है। दूसरा जो पेपर है वो है सीजी सेट का। ये अभी 4 अक्टूबर को ना, जो हमारा सीजी एसएसबी बना है उसके अनुसार से 4 अक्टूबर को पेपर है सीजी सेट का। और नवंबर के अंत में इस बार इतिहास सब्जेक्ट में भी सीजी व्याख्याता का आ रहा है। अगर आपके पास बीएड है, ठीक है, तो आप सीजी व्याख्याता की तैयारी कर सकते हैं। और आपके पास अगर बीएड नहीं है और आप कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा में चाहते हैं अपना कैरियर बनाना, तो सीजी सेट का और सेट और ये क्लियर है तो आप एपी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का। ओके, ये भी अवेटिंग भर्ती में से है। आई थिंक जनवरी तक के ये हो भी घोषणा हो जाना चाहिए, ठीक। तो इसमें आपको ये जो सेशन है, ठीक है, इसको हम सीरीज बाई सीरीज चलाएंगे। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, साथ ही छत्तीसगढ़ का इतिहास भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि एक्चुअली कौन से एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, देखिए, जैसे कि एक है आपका नेट का पेपर है, जेआरएफ नेट, ठीक है। एक पेपर है आपका सेट का पेपर है, एक पेपर है आपका व्याख्याता का पेपर है। अगर हम इतिहास बस की बात करें, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें, और ये तीनों जो एग्ज़ाम है बहुत जल्दी है। नेट का पेपर जो है वो साल में 2 बार होता है। एक पेपर होता है जून में होता है और एक पेपर होता है दिसंबर में होता है, ठीक है। तो ये 25 जून को है अभी का पेपर, फिर दिसंबर 26 का पेपर होगा। तो ये हर साल में 2 बार होता है। सेट का पेपर जो है साल में 1 बार होता है लगभग, या कई बार 2-3 सालों के बाद होता है। लेकिन अभी का ये जो पेपर है छत्तीसगढ़ वालों के लिए, ये जो पेपर डिसाइड किए हैं अक्टूबर में, 4 अक्टूबर को, ठीक है। और सीजी व्याख्याता, व्याख्याता क्या होता है? जो 11वीं 12वीं को पढ़ाना है ना, या 9वीं 10वीं को पढ़ाना है, हाई स्कूल की पढ़ाई करना है, हायर सेकेंडरी का, वो व्याख्याता बोलते हैं। इसको पीजीटी भी बोलते हैं अच्छी भाषा में। तो इसके अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के अंतर्गत आपको बीएड होना अनिवार्य है, बीएड होना, ठीक है। अगर आपके पास बीएड है तो आप सीजी व्याख्याता की तैयारी कर सकते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेके। अगर आपका मास्टर भी होना चाहिए आपके साथ ही, मास्टर तो तीनों में होना चाहिए क्योंकि आप ये सब कर रहे हैं। तो हिस्ट्री से अगर आपने मास्टर किया है, एमए किया है, साथ ही आपके पास बीएड है, तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि आप व्याख्याता की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 पेपर आपके सामने क्या हो रहा है कि सामने अभी इतिहास सब्जेक्ट को लेके है, ठीक। इसके साथ ही साथियों, जब आप जेआरएफ और सेट अगर ये क्लियर हो जाता है, दोनों में से कोई भी, ठीक है, दोनों में से कोई भी अगर हो जाता है तो आप एपी की तैयारी कर सकते हैं। एपी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। इसके लिए अभी हाल ही में क्या हुआ कि पहले इसके लिए जो मिनिमम 50% का क्राइटेरिया था, उसको हमारे जो छत्तीसगढ़ सरकार से उच्च शिक्षा विभाग है, ठीक है, उच्च शिक्षा विभाग अभी क्या कर रहा है, इस पर डिसाइड कर रहा है कि हम इसको हटा दें, ठीक है। और इससे कहीं ना कहीं 50% की बाध्यता को ख़त्म करेंगे तो बहुत सारे बच्चे आएंगे, बहुत सारे बच्चे आएंगे जिसका सेट क्लियर है या नेट क्लियर है लेकिन इसका कॉलेज का प्रतिशत कम था, तो वो सारे लोग भर्ती में बैठ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि एक्चुअली इसमें और क्या क्या चीज़ें आ सकता है। देखिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ही, ठीक है। देखिए, जैसे हम बात करें यूजीसी नेट का, या सेट का, तो इसमें इतिहास के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो इसका 2 पेपर होता है, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2।
पेपर 1 50 नंबर का रहता है और ये 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन रहता है, सॉरी, ये 100 नंबर का हो गया, और ये रहता है 200 क्वेश्चन का, 200 नंबर का 100 क्वेश्चन। ये जो दूसरा जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव रहता है, मतलब आपका इतिहास ही पूरा रहेगा, ठीक है। और पहला पेपर जो रहता है वो एप्टीट्यूड रहता है, उसमें 10 यूनिट होते हैं, और ये दोनों में देखने को मिलेगा, सेट और नेट में, ठीक है। अगर आप इतिहास की तैयारी करते हैं तो इसमें 90 क्वेश्चन आपको इतिहास के मिलेंगे, और 10 क्वेश्चन जो है वो हिस्टोग्राफी के होते हैं, ठीक है। तो इसकी भी तैयारी करना है, इतिहास लेखन का, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, क्या क्या आएगा इतिहास के पेपर 2 से खास तौर पे, तो आपका प्राचीन भारत है पूरा, ठीक है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक कालीन भारत है, ये हो गया। इसके साथ ही यूजीसी नेट में तीनों से पेपर आते हैं, ठीक। अब इसी को, ये तो हो गया हमारा सेट के लेवल पर या फिर नेट के लेवल पे। इसमें टोटल जो बच्चे अप्लाई किए रहते हैं उसके 6% लोगों को क्या करते हैं, चुना जाता है। तो जितना ज़्यादा फॉर्म आएगा उतना ज़्यादा कंपटीशन रहता है। इतिहास में बहुत सारे बच्चे करते हैं, इसलिए इसका कट ऑफ भी ठीक जाता है। दूसरा, व्याख्याता की बात करें तो व्याख्याता में क्या है कि इसमें ना ये पूरा इतिहास तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना है, विश्व का इतिहास पढ़ना है, ठीक है। और एमपी के सिलेबस में तो हिस्टोग्राफी भी दिया था, अब छत्तीसगढ़ के सिलेबस पहली बार आएगा तो उसमें देखना पड़ेगा, ये चीज़ें पढ़ना है आपको। और साथ ही ये लगभग 65 नंबर का रहेगा अभी मेरे ख्याल से, 100 नंबर का पेपर में लगभग 15 नंबर का सीडीपी रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर दोनों को मिला दो तो ये हो जाता है आपका 80 नंबर का, और फिर उसके बाद 20 नंबर पर क्या होगा, आपका लैंग्वेज रहेगा। लेकिन मेजर ये 2 ही पार्ट हैं, इतिहास, विश्व इतिहास, हिस्टोग्राफी, ठीक। और आगे इसमें देखते हैं, अब आता है एपी की बात करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में क्या होता है, इसको सीजीपीएससी लेता है। तो सीजीपीएससी जब लेगा तो वो 150 नंबर, 150 क्वेश्चन लेगा, 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चन जो रहेगा सीजी रहेगा टोटल, जो हमारा प्री पेपर होता है ना, सेम वैसे ही सभी सेक्शन आएगा पूरा, आर्थिक, सामाजिक, करेंट, सारा चीज़ें। और जो ये पेपर है 100 नंबर क्वेश्चन वाला, ये सब्जेक्टिव रहेगा, आपका सब्जेक्ट का रहेगा। साथ ही साथ सब्जेक्ट के साथ में मतलब इतिहास हो गया, पूरा इतिहास पढ़ना, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। नेट सेट आप क्वालिफाई हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये मन की मत चलिएगा कि यार मैं नेट सेट क्लियर हूँ तो मेरा तो एपी हो जाएगा या फिर व्याख्याता हो जाएगा, नहीं, उससे और ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ कम रहेगा। नेट सेट में क्या है कि टोटल फॉर्म भरने पे एक लोअर कट ऑफ बनता है, क्योंकि उतना पोस्ट नहीं रहता, लेकिन पोस्ट बहुत कम है ना। जैसे एपी पोस्ट हम दिखा रहा है कि 25 ही पोस्ट रहेगा ऐसे करके, व्याख्याता भी दिखा रहा है तो व्याख्याता भी आई थिंक मेरे ख्याल से 100 से कम ही रहेगा, या तो 50 के आसपास रहेगा, ठीक है। तो कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये करना है, तैयारी करना है, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, एपी के लिए पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा, विश्व का इतिहास पढ़ना है, ठीक है, और हिस्टोग्राफी पढ़ना है। हालांकि छत्तीसगढ़ में हिस्टोग्राफी नहीं है, तो इसमें से लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से आया था, 90 क्वेश्चन यहाँ से आया था, ठीक है। 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन था, आई थिंक ये 15 क्वेश्चन तक के जा सकता है, और ये जो क्वेश्चन है ये 85 क्वेश्चन तक के जा सकता है, ठीक। और छत्तीसगढ़ का 50 क्वेश्चन हो गया ये, ओके। तो चलिए ये सारा चीज़ें आपको समझना है, ठीक है, कि कैसे इसकी तैयारी करें। इतिहास पढ़ने वालों का जो अप्रोच है उसका कट ऑफ बहुत अच्छा रहता है। मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, टॉपिक रेंडमली चूज़ किया गया है, मौर्यकाल। मौर्यकाल पढ़ने के अप्रोच आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप किस अप्रोच से सब्जेक्ट को समझते हैं, क्योंकि इतिहास में क्या है, बहुत ज़्यादा रटने से नहीं होगा, बहुत सारे जगह कॉन्सेप्ट भी आएगा, और कॉन्सेप्ट जब आएगा तो आपको क्या करना है, उसको समझना है कि उस समय की रिलेवेंट टॉपिक के साथ रिलेवेंट सब्जेक्ट मटेरियल के, और पूरा पूरा याद भी नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। और मौर्यकाल के बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें कैसे इसको बताया गया है। मौर्य साम्राज्य, शास्त्र, शिलालेख और शासन का, ठीक। तो साम्राज्य का जो सार होता है वो 3 चीज़ों पे रहता है, उनका सिद्धांत पे, उनके अवलोकन पे, उसके क्रियान्वयन पे। कोई भी आदमी क्या होता है, सिद्धांत देता है, सिद्धांत से हम क्या करते हैं, क्रियान्वित करते हैं। तो इसके सिद्धांत में हम पढ़ेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। ये मौर्यकाल का सेगमेंट है, मौर्यकाल के बीच का सेगमेंट उठाया हूँ, साहित्य का या स्त्रोत का सेगमेंट, ठीक है। और साहित्य, स्त्रोत, मौर्यकाल के स्त्रोत का जो पहला टॉपिक होता है वहाँ से कुछ सेगमेंट है, और कुछ कुछ हमारे इसके शिलालेख से हैं। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसका सिद्धांत हम पढ़ेंगे, सप्तांग सिद्धांत, ठीक है।
और इसके साथ ही एक मंडल सिद्धांत भी प्रसिद्ध है। अवलोकन देखेंगे तो अवलोकन में अगर हम लोग बात करें कि इस मौर्य साम्राज्य का अवलोकन किसने किया, तो मेगास्थनीज ने किया, इंडिका में जो बताया गया है। एक विदेशी राजदूत हमारे देश को कैसे देखता है और उस समय की पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था कैसे थी, ये सारा चीज़ें उन्होंने बताया, तो ये अवलोकन है, ठीक है। और एक होता है क्रियान्वयन। क्रियान्वयन मतलब जिसने कोई काम किया है उसके आधार पे हमारा क्या बना हुआ है, इतिहास का वर्णन हुआ है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलता है। तो या तो सैद्धांतिक जानकारी मिलेगा जो पुस्तक में हो गया, या तो आपको अवलोकन जानकारी हो गया क्योंकि मेगास्थनीज की इंडिका एक अवलोकन जानकारी है, या तो आप एग्जीक्यूट जो राजा कुछ काम किया है उससे जानकारी मिलता है, तो उसमें आपका एग्जीक्यूशन में क्या हो जाएगा, अशोक के अभिलेख हो जाएगा, ठीक है। अशोक के अभिलेख, धर्म का प्रचार, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ये सारा चीज़ें ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसकी जो लेखक है प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र का, इसके लेखक कौन थे, तो लेखक थे कौटिल्य थे, ठीक है। कौटिल्य को और किस नाम से जानते हैं, विष्णु गुप्त बोलते हैं या चाणक्य बोलते हैं। इसको भारत का मैकियावली भी बोलते हैं, ठीक है। मैकियावली कौन था, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इटली में इसका नाम आएगा, ठीक है। जो राजनीतिक रूप से क्या था कि सत्ता राजनीतिक सिद्धति की स्थिति थी कि बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे, ठीक। अब देखते हैं भाषा शैली, तो ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो संस्कृत भाषा में लिखा है, अन्य पुरुष में लिखा है। इसमें ये नहीं बोला है कि मैंने देखा, तुमने देखा या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने ये किया, ऐसा नहीं। उसने साफ साफ बोला है कि एक राजा को ऐसा होना चाहिए, ऐसा थर्ड पर्सन में, ठीक है। 1909 पे एक डॉक्टर श्याम शास्त्री था, उन्होंने इसको प्रकाशित भी कराया था, ठीक है। ग्रंथ की संरचना देखिए तो ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, 15 अधिकरण भाग है टोटल, इसमें 180 प्रकरण है, इसके उपभाग है, ठीक है। और 6000 श्लोक है इसमें, 15 180 6000, इसको ऐसे याद करेंगे, ठीक। इसके बाद इसके अलग अलग अधिकरण हैं, जैसे प्रथम अधिकरण में विनय अधिकारक राजा का अनुशासन बताया है। दूसरे अधिकरण में अध्यक्ष प्रचार, 26 प्रकार के जो अध्यक्ष हैं ना उसके बारे में बताया गया है, ठीक। और छठा नंबर पे मंडल योनि सप्तांग सिद्धांत की बात की गई है, ठीक है। तो ये हैं 1 2 6, पहला में हमारा राजा का अनुशासन, दूसरा में अध्यक्ष के बारे में बात किया है, और तीसरा हमारा सप्तांग सिद्धांत। और देखते हैं, देखिए मौर्य साम्राज्य में आपको पढ़ना क्या क्या है, या कोई भी साम्राज्य को पढ़ना कैसे है। ये छत्तीसगढ़ जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए दूसरा मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी तैयारी करेंगे क्योंकि दोनों एक ही साथ तैयारी किया जाता है। और अब सीजी व्यापम भी पढ़ रहे हैं, तो सीजी व्यापम कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप कैसे सोचें। कभी भी साम्राज्य की स्थापना हम लोग देखेंगे तो आपको यही चरणों से, मेंस हो या प्री हो, सबसे पहले आपका क्या देखा जाता है, स्रोत देखा जाता है कि वो इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलता है। उसके बाद उनके राजा को देखा जाता है क्योंकि सेंट्रल में राजा रहता है, राजा का ईयर वाइज ना हो कि कम से कम एरिया वाइज कि किस किस को जीतता है। तो इसमें राजा क्या क्या काम करेगा, क्षेत्र को जीतेगा, ठीक है, क्षेत्र को जीतेगा। दूसरा क्या काम करेगा, वो उपाधि धारण करेगा, कोई उपाधि धारण किया क्या। तीसरा वो क्या करेगा, वो कोई निर्माण कार्य करेगा, ठीक है। चौथा काम क्या करेगा, निर्माण में आपका मंदिर हो सकता है, एक आध मंदिर बनवाया क्या, एक आध शिलालेख बनवाया क्या, ठीक है, ये सारे हो गया। कोई सामाजिक नया नीति नियम लाया क्या, सामाजिक या आर्थिक कोई नया पद लाया क्या, ठीक है, या कोई राजनीतिक पद लाया क्या जो प्रशासन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये सारा चीज़ें को देखा जाता है, ठीक। इसके बाद इसका जो साम्राज्य का जो साम्राज्य हो जाएगा उसके सारे एंगलों को सोचा जाएगा कि उस समय की कला साहित्य में क्या विकास हुआ, ठीक है, उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी, क्या क्या चीज़ नया पद हुआ, नया सृजन हुआ, ये सारा चीज़ें, टैक्स का दर कितना था, ये हो गया। उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी, महिलाओं को क्या स्थान था ना, ये सारा चीज़ों पे सोचा जाएगा। उस समय राजनीतिक स्थिति कैसा था, राजनीतिक पद कैसा था, और उसमें क्या क्या टर्म्स थे, ये सारा चीज़ों को इस प्रकार आप पढ़ेंगे तो आप कोई भी साम्राज्य को ख़त्म कर सकते हैं। और ऐसे ही इतिहास पढ़ना भी रहता है। स्रोत में देखेंगे तो साहित्यिक स्रोत देखना पड़ेगा, क्या क्या पुस्तक में जानकारी मिला है। पुरातात्विक सोच देखना पड़ेगा, क्या क्या हमारा कोई लेख वेख मिला है क्या, ऐसा करके। कोई यात्री वितान देखना पड़ेगा, कोई यात्री आया था क्या इसके बारे में। तो ये सारा चीज़ें इसके स्रोत होते हैं, यही एंगल से आपको पढ़ना है, तो इससे आप जल्दी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं कौटिल्य का अभी बता रहा था आपको अर्थशास्त्र के बारे में। और अर्थशास्त्र में
अगर हम बात करें सप्तांग सिद्धांत, सबसे प्रसिद्ध है सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत में बात करें तो सप्त सिद्धांत मतलब एक राजा जो होता है उस राजा के 7 अलग अलग अंग होते हैं, और वो 7 अंगों के आधार पे क्या करता है कि वो सारे चीज़ों को वो बताता है कि एक राजा का 7 प्रमुख चीज़ें क्या हैं करके। ठीक, देखो जैसे कि एक है सिर, सिर होता है स्वामी, इसको स्वामी बोलते हैं। ठीक है, मस्तिष्क, सिर के ऊपर मस्तिष्क है, वो हो जाएगा दंड सेना बल, इसको क्या बोलेंगे, दंड सेना बल बोलेंगे। इसके साइड में कान है तो कान क्या करेगा, मित्र कहलाएगा, कान क्या करेगा, मित्र काम करेगा। मुख है, मुख क्या काम करेगा, कोष की भांति काम करेगा, धन राजकोष। यहाँ बाहाँ है, बाहाँ क्या करेगा, सहयोगी हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हमारा है आँख, अमात्य मंत्री अधिकारी हो जाएगा, और जांग जो रहेगा जनपद के बारे में बात करेगा। ठीक, इसको ऐसे समझिए कि कोई एक राजा रहेगा, ये 7 अंग ही होते हैं जो उस राजा को राजा बनाते हैं। ठीक है, जैसे स्वामी, तो स्वामी राजा जो रहेगा निरंकुश रहेगा, किसी की नहीं सुनेगा, ज़्यादातर कोशिश करेगा खुद का डिसीजन ले ना, ऐसा। ठीक है, दंड, मस्तिष्क से दंड, सेना बल, आपकी सेना बल कितना अच्छा है, स्ट्रांग है ये नहीं है, ये हो गया मस्तिष्क से। जैसे कान मित्र हो गए, आपके सहयोगी कौन कौन है ना, आपको गुप्त रूप से सूचना दे रहे हैं, कोई आंतरिक विद्रोह हो रहा है उसको बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ऐसा। मुख, कोष आपकी कैपेबिलिटी को दिखाता है कि आपके पास कितना पैसा है, कोई नया निर्माण कर सकते हो, कोई राज्य विस्तार कर सकते हो, ठीक है, अपनी सुरक्षा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, धन पे करता है। तो कोई आदमी बोलता है ना कि मुख खोल, पैसा है तो मुख खोल, ऐसा वाली बात है ना। मित्र लोग कान भरते हैं, ऐसे करके बात कर लो। ठीक है, जाहे जनपद, ये आपके राज्य क्षेत्र को दिखाता है कि आपका, बोलते हैं ना कि साउथ इंडिया पे या फिर कोई पिक्चर देखना कि हिम्मत है तो जांग को दिखाते हैं, तो ये जंघा जो है उसके जनपद या राज्य क्षेत्र को दिखाते हैं, कितना इलाका पे वो क्या कर सकता है, कब्जा कर सकता है। और अमात्य मंत्री अधिकारी होते हैं, वो क्या ऑब्जर्वेशन रहता है सब चीज़ों पे और वो क्रियान्वित करता है। ऐसे करके ना सप्तांग सिद्धांत को बताया गया है। ठीक है, तो ये कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत हो गया। एक मंडल सिद्धांत भी आता है, मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत जैसे CGPSC मेंस में है, प्री में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन बता देते हैं कि एक राजा होगा और इसका क्या होगा, एक राजा हो गया तो उसका क्या होगा, शत्रु होगा ना। तो एक राजा बीच में रहेगा, राजा के चारों तरफ पड़ोसी लोग रहते हैं, खासतौर पे उससे अच्छा नहीं बनता, और उसके पीछे में जो रहेगा वो क्या रहेगा, मित्र रहेगा। तो ये मित्र रहेगा, ये शत्रु रहेगा और ये राजा रहेगा। तो राजा क्या करेगा कि ये शत्रु का ये शत्रु, ये मित्र हो जाएगा, तो ये भी इस शत्रु का ये शत्रु है, क्योंकि पड़ोसी लोग शत्रु होते हैं, ये भी शत्रु हैं। तो पुराने वाले को क्या करेगा, मित्र बना लेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अरि बोलते हैं, फिर रिपु अरि आ जाएगा। ठीक है, तो रिपु होगा, फिर अरि होगा, मतलब आरि से हो जाएगा, फिर मित्र आरि हो जाएगा, ऐसे करके फिर इसके बाद फिर शत्रु हो जाएगा, फिर मित्र हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक सुरक्षा परिषद जो होता है राजा का, वो ऐसे मंडल सिद्धांत के रूप में काम करता है। कुछ राजा होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, कुछ राजा होते हैं जो दोनों तरफ सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने मंडल सिद्धांत दिया था, और मंडल सिद्धांत वास्तविक रूप से एक कूटनीतिक की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में राज्य संचालन के प्रमुख तंत्र है। सिर प्रशासन में देखिए तो 18 तीर्थ अधिकारी थे। तीर्थों को बोलते हैं अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, जिसको हम आजकल कैबिनेट बोलते हैं वो। गुप्तचर में गुड़ पुरुष था। ठीक है, ये गुप्त पुरुष राजा के गुप्तचर होते थे, जो महामात्य सर्प कहलाते थे। ठीक है, ये प्रथम गण में इसके बारे में बताया गया है। न्याय प्रणाली में देखिए 2 प्रकार के न्यायालय हैं, धर्म स्थनीय और कंटक शोधन। दीवानी मामलों पे जो था धर्म स्थनीय था, और फौजदारी मामले जैसे कि होता है ना, दीवानी मामले मतलब जमीन, विवाह, नीति नियम, ये सारा चीज़ें। फौजदारी का मतलब होता है कानून, खासतौर पे मर्डर ना, ये सारा चीज़ें जो होता है बुरा काम वाला, और फौजदारी कानून होता है, इसको क्या बोलेंगे, कंटक शोधन, इसको अपराधी को सजा देना है। और इसमें दीवानी मामले को धर्म स्थनीय। ये 2 प्रणाली जो था, न्याय प्रणाली बहुत प्रसिद्ध था। अर्थव्यवस्था में देखिए समाज का तो भू राजस्व जो था वो 1.6 था। शूद्रों को आर्य कहा गया है, और सेना में भर्ती की छूट थी। ठीक है, 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया अर्थशास्त्र में, 9 प्रकार के। ठीक है, जहाज रानी पर राज्य का नियंत्रण भी था, ये भी बताया गया है कि वहाँ पे नौसेना था करके। आगे देखते हैं विदेशी दृष्टिकोण। अब विदेशी दृष्टिकोण में अवलोकन करते हैं तो इसका नाम आता है मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज कौन था, तो जब चंद्रगुप्त मौर्य था ना, मौर्य जो था वो सेल्यूकस से लड़ाई किया था, और सेल्यूकस की जो बेटी थी, ठीक है, उससे विवाह कर लिया था, हेलेना से विवाह किया। तो हेलेना के साथ में जो भेजा गया था वो था मेगास्थनीज, ये यूनानी यात्री था। ठीक है, लेकिन यहीं पे रहा, खासतौर पे पाटलिपुत्र पे। तो पाटलिपुत्र पे रहा। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, कौन था, मेगास्थनीज। 304 से 299 BC ना, देखो ये उल्टा चलेगा। ठीक है, तक के भारत आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला गया, सेंड्रोकोटस।
ठीक है। मूल ग्रंथ अभी तक नहीं मिला है। डॉक्टर स्वानवेग था 1846 में, मैंड्रिकल, इन्होंने यूनानी उद्धरणों से इस पुस्तक को संकलन किया है। अब बात हैं पाटलिपुत्र के बारे में, क्या बोलता है वो, तो पाटलिपुत्र के बारे में बोलते हैं राजधानी था पॉलीब्रोथा, ये यूनानी शब्दावली है पाटलिपुत्र का, ठीक है, जो गंगा और सोन नदी के संगम पर है। तो बिल्कुल सही है, इधर से गंगा नदी और इधर से सोम नदी है, बीच में पाटलिपुत्र है। विशालता ना ये 16 किलोमीटर के आसपास लंबा है, 3 किलोमीटर के आसपास चौड़ा है। वो उस समय स्टेडिया शब्द का उल्लेख किया है, ठीक। लकड़ी की दीवार था ना, लकड़ी की दीवार का वर्णन करते हैं, और 64 तोरण हुआ करते थे बोलते हैं। 570 क्या था, टावर थे। 600 फीट चौड़ी खाई थी। जो नगर था उसके चारों तरफ क्या था, खाई था। बोलते हैं कि ये खाई क्यों बनाया है, वहाँ खाई पे पानी भी आता था नदी का, और वहाँ पे मगरमच्छ होता था। तो वो ऑब्जर्वेशन से सोचता था कि नगरी सुरक्षा से है, जबकि वो नेचुरल चीज़ें था, क्योंकि ना नेचुरल चीज़ों को वो नगरी सुरक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि वो विदेशी है, हमारे देश की संस्कृति से परिचित नहीं था। सम्राट की सुरक्षा ना, सशस्त्र महिला अंगरक्षक था ना, वो जो पद हैं उन सब के बारे में भी बताता है। इंडिका का वर्णित प्रशासनिक व्यवस्था 6 समिति है और प्रत्येक में 5 सदस्य था, तो मतलब टोटल 30 सदस्य होते थे इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। नगर प्रशासन को चलाने के लिए 6 समितियाँ कार्यरत थीं, ठीक है। और 6 समितियाँ में जैसे नेवल, ट्रांसपोर्ट, इन्फेंट्री, कैवलरी ना, ये सारा, एलिफेंट हो गया, हाथी वाथी दल हो गया, ट्रांसपोर्ट परिवहन, ऐसे सैन्य प्रशासन होता था 6 प्रकार का। राजस्व प्रशासन में बात करें तो भू राजस्व 1/4 लेता था, जबकि कौटिल्य बोलते हैं कि 1/6 लेता था, ठीक है। तो कौन ज़्यादा लेता था बोलेंगे तो ये कौटिल्य बोल रहे हैं कि कम लेता था, जबकि ये बोल रहे हैं 25% लेता था। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन में। इसके बाद आपको पता होगा कि मेगास्थनीज के भ्रामक विवरण, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, और वास्तविक स्थिति क्या था। जैसे बोलते हैं कि भारत में 7 प्रकार की जाति थी बोलते हैं ना, जैसे इसमें नाम आएगा सभासद, निरीक्षक, दार्शनिक, ऐसे करके वो 7 प्रकार के जाति का वर्णन करते हैं। कई बार आ चुका है क्वेश्चन, CGPSC में आ चुका है, व्यापम में आ चुका है। जबकि वास्तविक स्थिति क्या थी कि भारत में 4 प्रकार के ही वर्ण रहे हैं, ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक दूसरा दावा करता है कि भारत में दास प्रथा नहीं था, जबकि अर्थशास्त्र में तो 9 प्रकार के दासों का वर्णन करता है। त्रिपिटक में 3 प्रकार के दासों का वर्णन करता है। तो दास प्रथा तो था, गुलाम, इनको नहीं आया समझ में, हो सकता है, ठीक है। ये इन्होंने ये किया। भारत में अकाल नहीं पढ़ते थे बोलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ने के कारण ही जैन ग्रंथों का वर्णन मिलता है, जिसमें वो पता चलता है कि बाद में वो इससे त्रस्त होकर जैन धर्म को अपना भी लिया था, ठीक है। और महागौरा या महास्थान और सौगौरा, ये दोनों अभिलेख में ही पता चलता है। लेखन कला का भाव था, जबकि वेद और सूत्र साहित्य की रचना पहले से ही हो चुकी थी, लिपियों का ज्ञान था। तो ये एक आलोचनात्मक विश्लेषण है किसका, मेगास्थनीज के भ्रामक विवरण का। आगे देखते हैं अन्य साहित्यिक साक्ष्य जो शासन की उत्पत्ति पर विवाद करते हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, ये भी मौर्य काल का बहुत बड़ा स्रोत है। ये लिखा गुप्त काल में है, ठीक है साक्ष्य इसका। चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। वृषल मतलब होता है शूद्र कहते हैं, ठीक है। ध्रुड़ीराज रहता है, उसने टीका ना कि टीका में उसे गहनानंद का पौत्र भी बताता है। कौन, ध्रुड़ीराज बताता है। क्षेमेंद्र की पुस्तक है विहत कथा मंजरी, और सोमदेव की पुस्तक है कथा सरित सागर। इसको नंद वंश का बताया गया है। तो अलग अलग रचनाकार है जिसने क्या क्या बोला है, ठीक। जैसे क्षेमेंद्र और सोमदेव, ये नंद वंश का है बोलते हैं। महावंश और दिव्यदान, ये खासतौर पर महायान की ये हैं जो सिहल द्वीप में पर्टिकुलर पुस्तक प्रचलन हुआ था, महावंश, वहाँ की शाखा प्रचलन हुआ था बौद्ध धर्म का। और दिव्यादान, तो ये जो था इसको क्षत्रिय बताया गया है, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य सबको, ठीक है। तो ये हो गया महावंश दिव्यादान में। परिशिष्ट पर्वन है, जैन धर्म का पुस्तक है, जो मयूर पोषक के सरदारों को पुत्र ये क्षत्रिय सिद्ध किया गया है, ठीक। तो ये हो गया हमारा साक्ष्य। कुछ जगह इसको शूद्र बताया, कुछ जगह इसको नंद वंश का बताया, कुछ जगह इसको क्षत्रिय बताया है ये। अब आते हैं अशोक के अभिलेखों का वर्णन। तो अशोक के अभिलेखों का वर्णन करें तो शिलालेख मिलेंगे आपको, स्तंभ लेख मिलेंगे और गुहा लेख मिलेंगे। शिलालेख क्या होता है कि पूरे जो दीवार है वो पूरा पत्थर बना हुआ है। स्तंभ लेख मतलब क्या होता है कि एक खंभा है, ठीक है। गुहा लेख क्या है, एक पर्टिकुलर पहले गुफा बना हुआ है और उस गुफा में लिखा हुआ है। तो इसमें जो लिखने का वृहद शिलालेख जो है वो दीर्घ शिलालेख है, बड़ा दीवार है, छोटा दीवार है। इसमें भी छोटा खंभा है और ये बड़ा खंभा है, लघु स्तंभ लेख और खंभ लेख, और ये गुहा लेख, ठीक। आगे देखते हैं पुरातात्विक क्रांति अशोक के अभिलेखों पे। तो पत्थरों पे उतेरा गया इतिहास है, जैसे कि ये खंभा है, ठीक है, ये अशोक मतलब ये खंभा है। तो इसमें अगर हम बात करें कि इसके पुरातात्विक साक्ष्य कब मिलते हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है 1750 में इसका नाम था
टिम्फेथेलर ना, टिम्फेथेलर ने सर्वप्रथम दिल्ली और मेरठ की स्तंभ लेख, जिसको हम मेरठ स्तंभ लेख बोलते हैं, इसमें खोज किया था इसने कि ये अशोक का है करके। बाद में 1837 जो जेम्स प्रिपेंस था ना, ये इस समय जो चल रहा था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया चल रहा था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये 1784 में बना। तो उसी समय इसी के तहत ही कि भारतीय जो परंपरा है इसकी खोज करना है, इसी के तहत ही जेम्स प्रिपेंस ने 1837 में इस दिल्ली टोपरा अभिलेख का ब्राह्मी लिपि में पढ़ने में सबसे पहले सफलता अर्जित किया, क्योंकि ब्राह्मी लिपि में था। 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हैं। डी आर भंडारकर महोदय ने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने में सफल प्रयास किया था। केवल अभिलेख को ही देख के उन्होंने पूरा इतिहास लिख दिया था भंडारकर सर ने, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं भाषाई पद चिन्ह, कौन कौन से लिपि का अशोक के समय ज़्यादा प्रचलन रहा। तो एक था अरमाइक लिपि था, एक था यूनानी लिपि था, ठीक है, यूनानी और अरमाइक लिपि दो हो गया। एक हो गया खरोष्टी लिपि, एक हो गया ब्राह्मी लिपि। सबसे ज़्यादा प्रचलन जो था भारत में ब्राह्मी लिपि था, लेकिन भारत के बाहर भी साम्राज्य था। तो आपको याद रखना है कि अरमाइक लिपि का उपयोग तक्षशिला में किया था, यहाँ पे है तक्षशिला पाकिस्तान पे, ठीक है। और एक है कंधार, ये कंधार बोलने से अफगानिस्तान ना, अफगानिस्तान पे यूनानी और अरमाइक दोनों लिपि का उपयोग किया है। शाह कुना बोलते हैं और शेर कुना भी बोलते हैं, शाह ए कुना अभिलेख, ठीक है। दो भाषी हैं, यूनानी और अरमाइक लिपि पे। खरोष्टी लिपि है, जैसे कि ब्राह्मी लिपि में हम बाएं से दाएं से लिखते हैं, जबकि खरोष्टी लिपि में दाएं से बाएं लिखते हैं। तो ये जो है शाहबाजगढ़ी और मानसहरा ना, शाहबाजगढ़ी मानसहरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के पास में है, वहाँ के जो अभिलेख मिला, शिलालेख मिले हैं वो खरोष्टी लिपि पे, ठीक। बाकी पूरे भारत के जो मिले हैं वो बाह्य लिपि पे मिले हैं। भारत के अधिकांश लिपियों से प्राप्त जो है वो ब्राह्मी लिपि है, ठीक। ये 4 लिपि आपको दिमाग में रखना है। आगे देखते हैं वृहद शिलालेख के बारे में। तो वृहद शिलालेख का पर्टिकुलर जैसे कि हम देखेंगे कि 14 शिलालेख हैं ना, 14 शिलालेख 8 जगह से मिला हुआ है। तो 1, 2, 5 और 6 इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, जीव हत्या, जीव हत्या पे निषेध कहा गया, यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए, पहला। दूसरा में बोलते हैं कि मनुष्य पशुओं के लिए चिकित्सा उपलब्ध होना चाहिए ना, और ठीक है। तो ये प्रथम अभिलेख हो गया। द्वितीय शिलालेख हो गया, पशुओं पे जो बल देने की कोशिश करता है। इसके बाद जो हो गया हमारा 5वां शिलालेख हो गया। 5वां शिलालेख जो है वो 14वें वर्ष धम्म महामात्र की बात करता है। धम्म महामात्र कौन होगा, धम्म महामात्र मौर्य वंश में एक निरीक्षक अधिकारी होता था, जो देखता था कि कोई धर्म का पालन कर रहा है या नहीं। 6वां अभिलेख जो है प्रशासनिक तत्परता, हर समय प्रतिवेदक मुझे प्रजा के हाल से परिचित कराता है, एक टाइप की गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बात करता है, ठीक है। तो 1, 2, 4, 6 हो गया। आगे देखते हैं 13वां शिलालेख सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। 13वां शिलालेख में बताता है कि 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में ना, तो 261 से 8वें वर्ष में इसको लिखा गया था, और इसमें 9वें वर्ष मतलब पश्चात 9वें वर्ष में लिखा गया था ये। तो कलिंग विजय की बात करता है। ये विनाश हुआ था, 1.5 लाख लोग विस्थापित हुए थे, 1 लाख लोग मारे गए थे जब कलिंग पर अटैक किया तो अशोक के द्वारा। नीति परिवर्तन किया गया, यहाँ से उन्होंने भेरी घोष से धम घोष की ओर लेके गया, और युद्ध विजय की जगह वो धम विजय की बात करता है। धम विजय मतलब कल्याण करना है, जनता कल्याण, ठीक है। 5 यवन राजाओं का उल्लेख किया गया है इस 13वें शिलालेख में, अंतियोग, तुलमाया, ऐसे करके अलग अलग यवन राजा का। पृथक कलिंग प्रज्ञापन धौली और जौगढ़ जो उड़ीसा पे हैं, ये 11वें और 12वें और 13वें लेख के स्थान पे ये दोनों जगह प्रसिद्ध है 13 लेख में से। प्रथम पृथक लेख का मंत्र सब मनुष्य मेरी संतान है, निष्पक्ष न्याय की बात करता है, ठीक है। दीर्घ स्तंभ लेख और धम की परिभाषा देखिए, कुल 7 लेख है दीर्घ स्तंभ लेख में। लंबा मतलब एक खंभा स्तंभ लेख है, ठीक है, और इसमें ऊपर में अशोक चक्र है जैसे कि। तो ये दिल्ली टोपरा स्तंभ का 7वां लेख है। दूसरा द्वितीय लेख में देखिए टोटल, तो इसमें स्वयं अशोक प्रश्न पूछता है कि क्या धर्म, धम क्या है, तो उत्तर देता है कि अफसानवे बहुकाने दया दाने सच्चे सोचा, मतलब पाप से दूर रहना, कल्याण करना, दया, ये सारा चीज़ें द्वितीय लेख में है। कौन सा, स्तंभ लेख में है उसका। तीसरा लेख जो है वो क्या है, आत्म परीक्षण की बात करता है और पाप, ठीक, इससे बचने का संदेश देता है। एक 7वां स्तंभ लेख है इसका, जो लोक कल्याणकारी कार्य, कुआं खुदवाना, आम के बाग लगवाना, इसके बारे में बताता है। तो ये स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख में 2, 3 और 7वां इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। दूसरा हो गया क्या धम्म है, तीसरा हो गया आत्म परीक्षण, और सातवां हो गया आपका लोक कल्याणकारी कार्य। तो ये हो गया स्तंभ लेख। इसके बाद लघु शिलालेख है, छोटा छोटा, जिसमें अशोक की व्यक्तिगत पहचान पता चलता है कि अशोक का नाम जो था वो देव नाम प्रियदर्शी था। कहाँ कहाँ था, तो एक जगह है मास्की कर्नाटक पर है यहाँ पे, एक जगह है गुजर्रा, ठीक है, एमपी पे, एक भब्रू या विराट अभिलेख है यहाँ, और एक है एर्रीगुड़ी आंध्र प्रदेश पे। तो ये 4 जगह आपको याद रखना है, ठीक है। कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान, ये 4 जगह, ये 4 जगह पता चलता है। मास्की अभिलेख है, स्वयं बुद्ध शाक्य कहा था अपने आप को, अशोक का नाम पता चलता है बुद्ध शाक्य। और गुजर्रा, नेतु और उडेगम, ये 2 जगह, एक तीनों जगह एक ही पढ़ना पड़ता है, गुजर्रा, नेतु और उडेगम, इसमें स्पष्ट रूप से अशोक का नाम मिलता है। और विराट अभिलेख या भ्रभरुगढ़ अभिलेख जो है उसमें त्रिरत्न, अशोक के धम्म के त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख होता है, ठीक, यहाँ भी नाम मिलता है इनका। और एर्रीगुड़ी जो आंध्र प्रदेश में, लिखने की शैली क्या था, ब्रष्टोफेडन, बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं लिखते थे, एक तरफ ऐसे फिर ऐसे, ये वाला चित्र पे, ठीक है। यहाँ पे भी अशोक के नाम का पता चलता है। ये इसको सबसे छोटा अभिलेख भी बोला गया है, एर्रीगुड़ी अभिलेख को। तो ये 4 अभिलेख है जहाँ पे नाम पता चलता है, ठीक है। अभिलेखों में अर्थव्यवस्था, आपदा प्रबंधन की बात, जैसे रोमनदेई लघु स्तंभ है, ये नेपाल की तराई पे हैं। जब वो गौतम बुद्ध के जन्म लुम्बिनी जाते हैं तो वहाँ पे इसका उल्लेख पता चलता है। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वहाँ अशोक यात्रा करता है। आर्थिक कदम है क्योंकि धार्मिक कर बलि को माफ़ किया था, बलि एक टाइप का टैक्स था। उनको पता चलता है कि हमारे जो मेन ये हैं गौतम बुद्ध वहीं पर जन्म लिए, तो वो भूमि कर को घटा के 1/8 कर देता है। तो 1/6 को घटा के 1/8 कर दिया गया, यही से पता चलता है इकोनॉमिकल स्थिति। तो इसको आर्थिक अभिलेख भी बोलते हैं। और अच्छा, ये सबसे छोटा अभिलेख ये था, सॉरी मेरे को एर्रीगुड़ी लगा, लेकिन ये रोमनदेई था, रूमी देवी। एक आकार राहत अभिलेख भी बनाया था, सहगौरव अभिलेख से पता चलता है, प्रथम ताम्र अभिलेख था, ठीक है। महास्थान अभिलेख बंगाल पे है, महामात्यों द्वारा अकाल के समय सहायता देने के लिए बात किया था। अकाल के समय राज्य का अनाज वितरण की व्यवस्था भी मिलता है, किससे मिलता है, महास्थान और सहगौरव अभिलेख से मिलता है, ठीक। अब एक और कल्याणकारी देखते हैं, सुदर्शन झील को। देखिए ये सुदर्शन झील है, सुदर्शन एक एक्चुअली गिरनार पर्वत है, क्या नाम है, गिरनार पर्वत। और गिरनार पर्वत पे ही क्या हुआ था, निर्माण कार्य शुरुआत किए थे एक ही जगह पर। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य आया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासक उस समय गुजरात के प्रशासक थे पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त वैश्य को बोला कि यहाँ का झील निर्माण किया जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे झील बनाया। झील बनाने के बाद कौन आया, अशोक आया। अशोक के समय उस समय राज्यपाल था तुषाप, जो यवन था, उसने क्या बोला कि उसको नहर निकाला जाए, क्योंकि झील है तब उसको क्या निकलेगा, नहर निकलेगा। वो नहर निकला, ठीक है। नहर निकलने के बाद आया रुद्रदामन आया, और राज्यपाल कौन था, सुविशाख था, ठीक है। और नहर को क्या बना दिया, वो बांध बना दिया, ठीक है, और पुनर्निर्माण कराया इस नहर का, ठीक। इसके बाद आता है स्कंदगुप्त आता है। यहाँ पे ना संस्कृत में पहला अभिलेख भी मिलता है, यहीं पे संस्कृत का पहला अभिलेख मिलता है, क्योंकि यहीं पे अपना नाम भी लिखाता है, विग्रह रुद्र दामन, जो शक शासक था, ठीक है। इसके बाद आता है स्कंदगुप्त आता है, जो गुप्त शासक था, और इसके समय का प्रशासक था चक्रपालित, ठीक है, जो पर्णदत्त का बेटा था। तो उसके ना बांध का पुनर्निर्माण कराया था, रिस्ट्रक्चर कराया था। तो 4 लोग का नाम आता है सुदर्शन झील से, गिरनार जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है। कौन कौन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य आता है, ये आता है, अशोक आता है, ठीक है। उसके बाद रुद्रदामन आता है, स्कंदगुप्त, इसके समय था पुष्यगुप्त, इसके समय था तुषाप्त, इसके समय था सुविशाख, और इसके समय था चक्रपालित, ठीक है। ये बनाएगा झील, ये बनाएगा नहर, ये बनाएगा बांध का पुनर्निर्माण, ये पुनर्निर्माण, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मौर्य प्रशासन का संश्लेषण करते हैं सिद्धांत बनाम यथार्थ में। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र का थोड़ा से तुलना, हालांकि रिपीट टॉपिक हो गया। 18 उच्च अधिकारी है बोलते हैं, ठीक है। ये भव्य राजधानी है। राज प्रशासन 1/6 1/4 को दिखाता है। सेना नगर का समग्र नियंत्रण राजा मात्य के अधीन में, ये बोलता था 6 समिति करता है। ये अंतर है दोनों में। ये 4 वर्ण है। शूद्रों को सेना में स्थान मिलता था। 9 प्रकार के दास, ये 7 जाति की बात करेगा। दास प्रथा का पूर्ण अभाव था, ठीक है। एक महान साम्राज्य का निर्माण शस्त्र शास्त्र और अभिलेख से। तो कौटिल्य का सिद्धांत पढ़ा, अशोक के उद्देश्य पढ़े, मेगास्थनीज पढ़े। इस प्रकार हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये